पाकिस्तान में चुनाव हो और बम धमाके ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल पाकिस्तान में आम चुनाव है और आज पाकिस्तान बम धमाकों से दहल गया है। वोटिंग से पहले आज बलूचिस्तान में सिलसिलेवार तरीके से दो जगह बम धमाके हुए। दोनों ही जगह कैंडिडेट के ऑफिस को निशाना बनाकर हमला किया गया। पहला बम धमाका बलूचिस्तान के पिशिन शहर में हुआ और यहां किए गए धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए। बम धमाका निर्दलीय उम्मीदवार असफंद यार खान काकड़ के दफ्तर के बाहर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद किस तरह अफरा तफरी मची थी। जिस समय विस्फोट हुआ तब असफंद तो दफ्तर में नहीं थे, लेकिन उनके समर्थक दफ्तर पर मौजूद थे। आज बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला शहर में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के कैंडिडेट के ऑफिस के बाहर धमाका हुआ। यहां हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं। इस तरह दो धमाकों में 24 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से इस तरह के हमलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से लेकर पुलिस स्टेशन तक को निशाना बनाया गया। 5 फरवरी 2024 को बलूचिस्तान में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धमाका हुआ था। एक बम इलेक्शन कमीशन के गेट पर फटा, लेकिन धमाका किसने और क्यों किया, इसका पता नहीं चल सका। 5 फरवरी 2024 को ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दरबार शहर में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों के इस हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इससे पहले 31 जनवरी 2024 को इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट की खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेहान जैब खान नेशनल असेंबली की सीट नंबर 8 से उम्मीदवार थे। 31 जनवरी 2024 को ही अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर जहूर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे ठीक एक दिन पहले 30 जनवरी को बलूचिस्तान प्रांत के सिबी शहर में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। सड़क किनारे हुए बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके के बाद की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना भयानक रहा होगा। चुनाव के समय इस तरह के बम धमाके पाकिस्तान चुनाव आयोग के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 37 दिनों के अंदर 125 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। जनवरी 2024 में कुल 47 सुरक्षा बलों की हत्या हुई थी, जबकि 42 आम नागरिक मारे गए थे। इस महीने 7 दिनों के अंदर ही 14 सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं, जबकि 33 आम नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, तब से लेकर आज तक कभी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के तमाम दावों के बावजूद न सिर्फ कैंडिडेट बल्कि सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग के दफ्तरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव के दौरान आतंकी हमले कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2018 के चुनाव में कम से कम 200 से ज्यादा आम लोग और 4 उम्मीदवार आतंकी हमलों में मारे गए थे। इससे पहले वर्ष 2013 का चुनाव पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खूनी चुनाव में गिना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के मुताबिक 2013 के आम चुनाव में 1300 से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2008 के आम चुनाव से ठीक पहले 27 दिसंबर 2007 को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में कल चुनाव के वक्त वोटर्स और कैंडिडेट की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक। अनस, पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट के दफ्तरों के बाहर आज बम ब्लास्ट हुए। क्या इन दोनों धमाकों के बीच कोई कनेक्शन है? बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, अभी तक तो किसी तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन एक ही हमें सिर्फ कड़ी नज़र आती है, वो ये कि ये जिस बेल्ट में हुआ है बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में, वो बेल्ट पश्तून रीजन कहलाती है और उसकी प्रॉक्सिमिटी, उसकी जो करीबी है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा फ़िलहाल क्योंकि किसी तंजीम ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ज़िम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, इसलिए ये कहना कि इनमें कोई कनेक्शन है, ये मेरे ख्याल से कुछ काबिल वक्त होगा। सौरभ जी।
जी अनस, चुनाव से ठीक पहले सिलसिलेवार तरीके से एक दिन में 2 बम धमाके होना, इससे पहले हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला हुआ था, पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। इन हमलों के पीछे मंशा क्या नजर आ रही है आपको? देखें, जो पुलिस स्टेशन के ऊपर जो हमला जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं डीआई खान में, उसको आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे उसको कबूल किया, उसकी ज़िम्मेदारी। और उसके साथ साथ जो कराची में हुए हमले की आप बात कर रहे हैं, जो कि एक धमाका था इलेक्शन कमीशन की दीवार के साथ, सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की दीवार के साथ, और फिर ये आज 2 हमले हुए, इनकी एक ही कड़ी हमें अगर नज़र आती है बनती हुई, वो ये कि पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें हम एक तसलसल देखते आते हैं, उनमें एक बढ़ाव हम देखते आते हैं और हिस्टोरिकली देखते आते हैं। क्या ही यही बात 2018 में भी देखी गई, 2013 में देखी गई, 2008 में देखी गई, जब उस वक्त की साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया था, कत्ल किया गया था। तो लार्जली स्पीकिंग पाकिस्तान में हम अगर बात करें, इलेक्शन से पहले वायलेंस या टेररिज्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, गवर्नमेंट की कितनी विल है, विल पावर है आगे बढ़ने की, सब के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और वही हमें नज़र आ रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, जो निगरान हुकूमत है, उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कल इलेक्शन करवाएंगे, और जो इलेक्शन का सिलसिला है, पोलिंग का जो सिलसिला है, वो अपने वक्त के मुताबिक वैसे ही अपने स्केड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। सौरभ जी। जी अनस, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है, इसे देखते हुए कल होने वाले चुनाव के मद्देनजर किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं? देखें, 3 टियर सिक्योरिटी के जो हैं वो रखे गए हैं। पहले टियर जो है वो पुलिस का है, दूसरा सिविल डिफेंस फोर्सेस का है, और तीसरा मिलिट्री का है। लगभग 6 लाख के करीब जो हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि ड्यूटी देंगे पाकिस्तान में इलेक्शंस की मुतालिक, जो चुनाव होगा, जो पोलिंग होगी, पोलिंग के अमल के लिए को सिक्योर बनाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा मुल्क भर में जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। उसके साथ साथ जो फ़ौज और इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो अपनी जगह पर अपना काम जारी रखे हुए हैं, और हमने देखा कि 12 गाहे बगाहे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनमें भी काफ़ी जो है वो प्रोग्रेस नज़र आती है। हुकूमत का यही कहना है कि वो अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़, कोई कसर नहीं छोड़ेगी जिसके तहत जो आम शहरी हैं उनकी जो जानो माल जो है वो किसी तरह से किसी फ्लक्स में पड़ सके, किसी मुसीबत में पड़ सके, और इसीलिए वो बीफ्ड अप सिक्योरिटी मेजर्स भी जो हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। जी अनस, आप हमारे साथ बने रहिए। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान ज्यादातर आतंकी हमले बलूचिस्तान प्रांत में हुए हैं। ऐसा ही वर्ष 2018 के चुनाव में हुआ था। तब एक आत्मघाती हमले में 130 लोगों की मौत हुई थी, और 2013 के चुनाव में भी बलूचिस्तान लहूलुहान हुआ था। सवाल है कि चुनाव नजदीक आते ही बलूचिस्तान में इस तरह के आतंकी हमले क्यों बढ़ जाते हैं? इसे समझने के लिए बलूचिस्तान के भूगोल और यहां के जमीनी हालात को जानना जरूरी है। प्रांत तो है ही, साथ ही यहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जिनका दोहन पाकिस्तान सरकार बरसों से करती आई है, लेकिन कभी इस प्रांत के विकास पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि बलूचिस्तान प्रांत आज भी पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा और गरीब प्रांत है। पाकिस्तान के भेदभाव की वजह से यहां बलूच लिबरेशन आर्मी मूवमेंट चला रही है, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाना है, जिसका मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के बावजूद उनके प्रांत के विकास पर ना के बराबर खर्च किया जाता है, जिस वजह से बलूचिस्तान आय, शिक्षा और जीडीपी हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। और इसकी गवाही यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के आंकड़े देते हैं। अगर गरीबी की बात करें तो बलूचिस्तान प्रांत में 71% है, वहीं पंजाब प्रांत में सिर्फ 31%, वहीं सिंध प्रांत में 43% और खैबर पख्तूनख्वा में 49%। इससे साफ जाहिर है कि गरीबी के मामले में बलूचिस्तान कितना पिछड़ा हुआ है। इसी तरह साक्षरता के मामले में भी
बलूचिस्तान प्रांत भेदभाव का शिकार है। बलूचिस्तान में साक्षरता दर 40% है, जबकि पंजाब प्रांत में 64%, सिंध प्रांत में 57% और खैबर पख्तूनख्वा में 57% है। यूएनडीपी ने वर्ष 2000 से 2020 के बीच पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत की जीडीपी का औसत ग्रोथ रेट निकाला है, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.1%, पंजाब का 4.2%, सिंध का 4.5% और खैबर पख्तूनख्वा की जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% है। बलूचिस्तान के साथ भेदभाव सिर्फ आर्थिक और सामाजिक तौर पर ही नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान यहां मानवीय तौर पर भी भेदभाव करता है। पाकिस्तान की आर्मी पर यहां लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप लगते आ रहे हैं। बहन बेटियों को उठाने के इल्जाम भी पाकिस्तानी सेना पर लगे हैं। ऐसे में बलूच लिबरेशन आर्मी का मानना है कि जब अलग देश की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, तब इस प्रांत के नेता क्यों पाकिस्तान के आम चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसी को चुनाव के दौरान होने वाले आतंकी हमलों से जोड़कर देखा जाता है। वैसे इस बार के चुनाव में गौर करने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी ने राजनीतिक पार्टी बनाकर अपने परिवार को चुनाव मैदान में उतार रखा है। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, लेकिन इसी आतंकी का बेटा हाफिज तलहा सईद और हाफिज सईद का दामाद चुनाव लड़ रहा है। सोचिए, जिस देश में मोस्ट वांटेड आतंकवादी का कुनबा और उसके आतंकी चुनाव लड़ रहे हो, उस देश में चुनाव के दौरान इस तरह के हमले होने से भला कौन रोक सकता है। अगर आतंकवादियों के हाथ में पाकिस्तान जैसे देश की सत्ता आ गई, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस देश का मुकद्दर क्या होगा। पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसे विदेश मंत्री की कुर्सी मिलेगी और कौन गृह मंत्री बनेगा, इसके लिए कल वोटिंग होगी। इस बार चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं की किस्मत का फैसला देश की आवाम को करना है। इसके लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये है कि इस बार के चुनाव में 167 राजनीतिक दलों के 5121 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 4806 पुरुष और 312 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 2 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पाकिस्तान में 128 मिलियन यानी 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं और इनमें 54% पुरुष वोटर्स जबकि 46% महिला वोटर्स हैं। इस बार के चुनाव में 6 करोड़ 90 लाख पुरुष वोटर्स जबकि 5 करोड़ 90 लाख महिलाएं वोटिंग के योग्य हैं। पाकिस्तान में युवा वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। 18 से 35 उम्र के वोटर्स 44.1% हैं। पाकिस्तान में 18 से 25 की उम्र के बीच 18.2% वोटर्स हैं। इनमें 1 करोड़ 41 लाख पुरुष जबकि 93 लाख महिलाएं हैं। वहीं 26 से 35 की उम्र के बीच 25.9% वोटर्स हैं। इनमें 1 करोड़ 78 लाख पुरुष जबकि 1 करोड़ 54 लाख महिला वोटर्स हैं। जिस पार्टी की तरफ इन वोटर्स का रुझान रहेगा, उसी राजनीतिक पार्टी के सत्ता में आने की ज्यादा संभावना है। पाकिस्तान में वर्ष 2018 में 51.9% वोटिंग हुई थी। जानकारों का मानना है कि अगर इतनी ही वोटिंग हुई तभी नवाज शरीफ की पार्टी को फायदा मिल सकता है। कम वोटिंग से नवाज को नुकसान होने का अनुमान है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 90,582 वोटिंग सेंटर्स बनाए हैं, जहां पाकिस्तान के 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में धमाके की घटनाएं हुई हैं, उसे देखते हुए आशंका है कि मतदान के लिए कम ही वोटर्स घर से बाहर निकलें। एक पुरानी कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। इस कहावत का अर्थ है कि पास में कुछ नहीं होने के बावजूद सिर्फ दिखावा करना। और इस बार के चुनाव में पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा जमकर किया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके सिर्फ पहले दिन से 128 बिलियन डॉलर यानी 354 खरब पाकिस्तानी रुपए का विदेशी कर्ज होगा। यह बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। लेकिन चुनावी वादों के मामले में पाकिस्तान के नेता बहुत आगे निकल गए हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने ऐसी घोषणा की है
जिन्हें अगले 2 दशक में भी पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाएगा। और इसमें सबसे आगे नवाज शरीफ की पार्टी रही है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने अपना चुनावी घोषणा पत्र आखिरी वक्त में 27 जनवरी को जारी किया, लेकिन वादों की झड़ी लगा दी। मुस्लिम लीग नून ने देश में महंगाई दर 6% से नीचे लाने का वादा किया है, जबकि इस समय पाकिस्तान में महंगाई दर 28% से ज्यादा है। इसके अलावा नवाज शरीफ ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का पाकिस्तानियों को वादा किया है। पाकिस्तान के विशेषज्ञों का मानना है कि 1 करोड़ नौकरी देने के लिए पाकिस्तान की GDP की विकास दर 6 से 7% के बीच होनी चाहिए, और मौजूदा हालात में ऐसा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नवाज शरीफ ने सरकार बनने पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5% से नीचे लाने का वादा किया है। ऐसा ही वादा इमरान खान ने किया था, लेकिन इमरान 2018 से 2022 के बीच अपने कार्यकाल में ऐसा नहीं कर पाए थे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात-ए इस्लामी ने सस्ती बिजली देने का कॉमन वादा किया है। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती बिजली तो तब मिलेगी जब बिजली होगी। इस समय पाकिस्तान में 10-10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 साल में 30 लाख घर बनाने का वादा आवाम से किया है। वर्ष 2018 में इमरान खान ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, लेकिन अपने 3.25 साल के कार्यकाल में ऐसा नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान के नेताओं ने आवाम से जो चुनावी वादे किए हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिनका पूरा होना आवाम के लिए सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जनता से किया कोई भी वादा पूरा करने के लिए किसी भी सरकार को खजाने की जरूरत होती है, और पाकिस्तान का सरकारी खजाना लंबे वक्त से खाली पड़ा है। Z News.